नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं, हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं और यह चैप्टर नंबर 4 की है। तो चैप्टर नंबर 4 में जितने भी मोस्ट डेरिवेशन है और छोटे से छोटे जो आपके सवाल हैं, जो डाउट हैं, सब इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ लेते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल। तो इस वीडियो में जो पहला सवाल है आपको साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है। ये कहा चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, मात्रा व विमा लिखिए। यानी कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा के साथ साथ मात्रा और विमा भी इस क्वेश्चन में देनी होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर पेपर में आपको केवल परिभाषा बोले तो भी आप मात्रक बीमा जरूर लिखेंगे, मात्रक बीमा बोलेगा तो आप भी लिखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो है सामने वाले पे इम्प्रेस डलता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। ये कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का, यानी कि चारों ओर का जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो समझ में आ गई, डेफिनेशन इजी है, कोई लैंग्वेज जो है हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो किससे दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को? बी से। बी बराबर होता है एफ बटे क्यू वी। अब यदि इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए एफ है, एफ का मात्रक होता है यानी कि बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इससे दिखा मैंने एन से। क्यू क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर एस से सेकंड। वी क्या है? वेग, अब वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। तो आपने देखा यहाँ से क्या होगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो एस से एस कैंसिल तो क्या बचा? एम्पियर मीटर और ऊपर बचा न्यूटन। तो लेकिन न्यूटन ये बटे है तो ये बटे एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर। ये क्या हो गया इसका मात्रक, ये हो गया हमारा एसआई मात्रक। अगर आपको मात्रक किसी और चीज़ में देखने को मिले तो आप ये भी लिख सकते हैं वेबर बटे मीटर स्क्वायर या टेस्ला, या इसका अन्य मात्रक भी होता है गॉस। देखिए मैंने हर मात्रक को इसलिए डिटेल में बताया है ताकि आपको मात्रक बीमा कभी भी कहीं भी बूझी जा सकती है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में। अगर इसकी बीमा की बात करें तो ये होती है एम एल टी की -2 कि ये किसकी बीमा होती है? ये होती है न्यूटन यानी कि बल की। ये बल की बीमा हो गई, ये एम्पियर की होगी 80, मीटर की होगी यानी कि ये चाल जो है आपकी चाल यानी कि वी एल टी -1। तो बात समझ में आ गई। अब आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, चाहो तो एक जगह कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो कर रहे हैं, और कमेंट्स में इसका आंसर मुझे जरूर लिखें। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका हुआ पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है आप ये कहते हैं इस धरती पर सबसे आसान फिजिक्स का जो डाइवर्सन यही है। तो धरतियों के प्राणियों देख लो इसे बड़े ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो चलिए पढ़ते हैं। अगर आप बायो सेवर्ल्ड के नियम का प्रयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखो। तो देखिए बायो सेवर्ल्ड, बायो और सेवर्ल्ड दो साइंटिस्ट थे, उनके आधार पर ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखे। देखिए बायो सेवर्ल्ड दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या एक लंबाई का स्मॉल एल लंबाई का कोई तार लिया जिसमें I धारा प्रवाहित करी, सही है। अब एल लंबाई का तार लिया तो उसमें से भी उन्होंने एक लघुखंड छोटा सा लिया है, यानी कि लघुखंड को गया डेल्टा से दिखाते हैं, और ये एल लंबाई का तो डेल्टा हो गया एल। अब यहाँ से ये मान लें कि इस तार पे से किसी बिंदु, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ कुछ है, तो इससे 8 दूरी पर, इससे 8 दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए मान ले कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब देखिए डेल्टा एल के कारण, डेल्टा एल के कारण जो बिंदु क्या बिंदु यहाँ मैं कोई नाम दे दूँ तो ए, बिंदु ए से 8 दूरी पर बिंदु P है, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना आता है, करते हैं। अब डेल्टा एल है यानी कि लघुखंड है, तो इस लघु के कारण ही बिंदु P पर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लघु प्राप्त होगा। यही हमने इसमें लिखा है। तो चलिए पहले चित्र समझ में आ गया, अब इसे देख लेते हैं। चित्र समझ में नहीं आया, देखो दोबारा समझो। कोई चालक तार है, इस चालक तार की अल्पतम लंबाई है यानी कि मान ले छोटी छोटी लंबाई। अब इसके सिरे या तो ऊपर वाले या नीचे वाले से बिंदु ए से थीटा कोण बनाते हुए मान लें कोई 8 दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उसे दिखा डेल्टा बी। डेल्टा मैंने क्यों लिया है? क्योंकि हमने जब अल्पतम लंबाई ली है तो अल्पतम लंबाई के कारण भी इस पर चुंबकीय क्षेत्र अल्पतम ही प्राप्त होगा। तो ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा डेल्टा बी, ये इस बातों में कहते हैं, बताते हैं कौन? बायो और सेवर्ल्ड। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अब लिख रहा है बायो सेवर्ल्ड के अनुसार
किसी चालक के अल्पांश लंबाई को दिखाते हैं डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब नंबर 1 है, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कौन? डेल्टा बी, यानी कि जो धारा उस चालक में बह रही है यह उसके समानुपाती होगी। तो डेल्टा बी समानुपाती होगी आई। इसको समीकरण मान ली 1। ये कह रहा है आगे, यह चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। आप समानुपाती शब्द भी लगा सकते हो, अनुक्रमानुपाती शब्द भी लगा सकते हो। तो यह चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। देखिए क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो आप चाहे समानुपाती कहें अनुक्रमानुपाती कहें, बात एक ही है। इसे समीकरण मानो 2। अब यह कोज्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। कोज्या क्या होती है? यानी कि कोज्या कहते हैं देखो साइन को। तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा, इसे समीकरण मानी हमने 4। अब यह दूरी के वर्ग के वित्तीय क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी जो है 1/r² के वित्तीय क्रमानुपाती। देखो ये तो ऊपर लिख रहे थे, ये एक के नीचे लिख रहे हैं। जब ऐसी चीज़ लिख रही है तो यहाँ वित्तीय का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा बी 1/r², ये समीकरण क्या होगी 4। तो आपने देखा समीकरण 1 2 3 4 से देखो, ये इधर डेल्टा बी, इधर डेल्टा बी, इधर डेल्टा बी, इधर डेल्टा बी, इधर के बदले में है। तो इसका मतलब इनमें से तो कोई सा भी एक ले लो और बाकी सारे एक साथ लिखो। अब यहाँ यही लिखना है समीकरण 1 2 3 व 4 से। तो डेल्टा बी, ये निशान बिल्कुल एक जैसा है तो एक जैसा लगाया। अब आप क्रम से लगाते चले जाओ, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में क्या r², तो ये r²। अब आप सभी को पता है अगर हम इस चीज़ का निशान हटाएंगे तो कोई नियतांक आता है, यानी कि कोई ऐसे मान आता है जिस साइंटिस्ट को प्रूफ करते हैं। तो इसको जब हटाएंगे तो इसके स्थान पर आया μ0/4π और बाकी सब कुछ ऐसे है। अब आपके लिए कमेंट्स में एक जवाब है। अगर आप इसका यानी कि μ0/4π का मान बता देते हैं तो आप मान लीजिएगा आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आप 7 समुंदर पार करके तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब 7 समुंदर पार करके इधर आ जाओ, उधर बहुत जा चुके। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। चुंबकशीलता को किससे कहते हैं? μ0 तथा विद्युतशीलता को किससे कहते हैं? E0, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमें ये बताना है। तो चलिए अब इसका नंबर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं μ0/4π बराबर होता है 10⁻⁻7। अब आप एक खुद बताएं भाई ये μ0 के नीचे क्या है 4π। 4π को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो 4π किसकी गुणा करेगा, यानी कि 4π गुणा में किसका 10⁻⁻7 की। तो वही मैंने करा है μ0 तो ऊपर वाला ऐसे रहेगा, 4π इधर था, इधर पहुंच जाएगा तो ये होगा 4π गुणा 10⁻7 है। ये होता न्यूटन बटे मीटर² एम्पियर। ये समीकरण क्या मानी हमने 1। अब चूंकि हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में, जब ये नियतांक आया था तो उसमें बताया था 1/4π का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² बटे कूलाम स्क्वायर। अब खुद बताएं यदि मैं इस 4π को नीचे वाली चीज़ को उधर ले जाऊंगा तो ये पहुंच जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा E0, 1/E0। तो ये कहाँ है? ये नीचे है, ये पहुंचेगा ऊपर यानी कि इसके पास में। तो ये रहा 4π गुणा 9 × 10⁹। इसका मतलब ये मान तो सारा ऐसी है, ये 4π आ गया। अब आप देखेंगे जैसे मैं E0 को क्या लिखूंगा? ऊपर लिखूंगा। E0 को ऊपर लिखूंगा, 1 को नीचे, यानी कि इसको उल्टा करूंगा। तो इसका मतलब इसको भी मैं उल्टा करूंगा। तो देखिए अगर कैसे, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो मान लो अगर ये 4π गुणा 9 × 10⁻, कितनी है 9। अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब यह है इसके बराबर। जैसे ही मैं इसे ऊपर पहुँचाऊँगा, 1 को नीचे लाऊंगा तो सेम यही करूँगा। 1 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, इन सबको मैं नीचे लाऊंगा। तो यही लिखा 1/4π गुणा 9 × 10⁹। और ये मान लिया हमने समीकरण क्या? सेकंड। तो फर्स्ट ऊपर ये रही, सेकंड ये रही। अब करना क्या है? आप समीकरण 1 और 2 की आपस में गुणा करो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहा है μ0 और E0 में संबंध, यानी कि जब ये दोनों पास होंगे गुणा में होंगे जब भी संबंध निकलेगा। तो हमने लिखा है समीकरण 1 × 2, तो μ0 गुणा E0। तो यह क्या है? μ0 का मान क्या है? 4π गुणा 10⁻7। ये लिखा 4π गुणा 10⁻7 गुणा में E0 का मान ये रहा, तो गुणा में है 1/4π 9 × 10⁻9। तो आपने देखा एक जैसे हैं तो एक जैसे तो कट जाएंगे और बाकी तो कुछ एक जैसा नहीं है। तो चलिए अब
एक 9 गुणा 10 की घात 9 ऐसी है। अब ये माइनस में है, अगर 10 की घात माइनस को नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाओगे तो क्या होगा, निशान चेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, भाई मैं कह सकता हूँ 10 की घात -7 है। अब मैं इसे यानी कि इसके नीचे एक मान लो, जब इसे उल्टा करूँगा तो 1/, तो ये जो माइनस का है ना, ये घात प्लस की हो जाएगी। अगर यहाँ ये प्लस होती तो ये बन जाती माइनस। अब फिलहाल क्या है, ये माइनस, तो ये क्या हो गई, प्लस तो हो गई। तो देखिए 9 का 9 तो ऐसे ही रहेगा। गुणा में आपको पता है घातें जुड़ जाती हैं कब, जब नीचे के आधार एक जैसे हों। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ आपको समझाने लगूँ, भाई आप खुद बताएं, अगर x की पावर 4 है गुणा x की पावर 5 है, तो नीचे क्या है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे होते हैं और बीच में क्या गुणा, तो इसका मतलब ये वाले चिन्ह क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 5 या 4 कितने बन जाएंगे, 9। तो वही मैंने करा है, नीचे एक जैसे हैं, गुणा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 16। 9 का 9 ऐसे। तो बस अब इस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। ये 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 गुणा 2, क्योंकि 8 दूनी कितने होते हैं, 16। तो आपने देखा 2 यहाँ है, तो यहाँ है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, ये लिख लिया। ये अकेला अलग है तो ये बिल्कुल ऐसी। अब चूंकि हम जानते हैं c बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 8, तो इसका मतलब इसके स्थान पर मैं c रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8, तो 3 गुणा 10 की घात 8, इसके स्थान पर c। यहाँ का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c का वर्ग। तो ये लिखा 1/c का वर्ग। और इधर क्या चला, μ0 इंटू E0। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, चलिए। तो ऐसे होगा। अब देखिए सी को मैं इधर ले जा रहा हूँ, इन दोनों को इधर ला रहा हूँ, तो यानी कि ये नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुँचेगी तो ऊपर वाली चीज़ नीचे। तो सी स्क्वायर बराबर ये एक के नीचे आ जाएगा, μ0 इंटू E0। अब आप सभी को पता है वर्ग है, इधर क्या जाएगा, वर्ग मूल बन जाएगा पूरे पे। तो ये चढ़ गया। अब आप खुद बताएं, एक का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक का वर्ग एक ही होता है। अब इसका वर्ग हट कर कहाँ आ जाएगा, μ0 इंटू E0 पर आ जाएगा, और यही इनके बीच में रिलेशन होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को जब दोबारा देखोगे, अपने हाथ से कैलकुलेशन करने बैठोगे, तो ये बहुत ही ईजी दिखने लग जाएगी। क्योंकि मैंने बताया ना, ब्रह्मांड में सबसे आसान न्यूमेरिकल तो यही है, और डाइवर्सन भी आपकी यही है। अगर इसमें न्यूमेरिकल आ गया तो यकीन मानिए आधा तो आप बिना देखे भी कर लेंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग की त्रिज्या तथा आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहने का मतलब है आपको आर में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, और आवर्तकाल को दिखाते हैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी से भी आपको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग की त्रिज्या तथा आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी मेरे प्यारे बच्चों, इतना ईजी है जैसे जाड़े में नहाना, बहुत ईजी है इसी प्रकार से। चलिए रही ये मजाक, कभी आप बच्चे जाड़े में नहा लें, नज़ला जुकाम हो जाए, मैं नहीं चाहता, आप पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये लिख रहा है, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, समझ में आ रहा ना, तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो चुंबकीय बल के बराबर होता है। समझ रहे हो भाई, कोई भी कण है, वृत्ताकार मार्ग कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। वृत्ताकार मतलब इस तरीके से मार्ग पर गति करता है, तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो चुंबकीय बल के बराबर होता है। बस उस फॉर्मूले को रटना है और आपको वो लिख देना है। तो कैसे कैसे होगा पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्रीय बल को दिखाते हैं किससे, एफ से, चुंबकीय बल को दिखाते हैं बी से। और आपको पता है एफ के अभिकेंद्र बल आपने फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से खूब आगे जूम कर करके पढ़ी होंगी। mv²/r होता है। m क्या होता था, वहाँ कण का द्रव्यमान होता था। v क्या होता था, कण की चाल होती थी। r क्या होता था, उसकी त्रिज्या होती थी। अब इसमें पढ़ रहे हैं हम चुंबकीय बल, चुंबकीय बल QVB। अब आपने देखा यहाँ क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि v सिंगल है, अरे ये पावर है, तो पावर कट जाएगी। भाई यहाँ एक पावर है, यहाँ दो पावर, तो एक पावर कटी, एक बची होगी, यानी कि mv/r बची, mv/r, यहाँ बचा QB। अब देखो इस मार को इधर लेके जाऊँ, ये पहुँच गया, तो ये आर की गुणा में आ गए दोनों चीज़, तो ये गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, किसके, mv, तो mv के बटे में आ जाएगा QV बराबर r। तो r बराबर बन गया mv/QV।
यानी कि आप चाहे कोष्ठक यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसने यही कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर में रिलेशन बताइए, और रिलेशन आपको मिल चुका है। आई होप समझ गए। अब उनने कहा है आवर्तकाल में। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आवर्तकाल क्या होता है। टी बराबर वृत्त की परिधि बटे उस चक्कर। वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई आर, और उसका चक्कर यानी कि वी। तो 2 पाई बटे, ठीक है, 2 पाई आर। आर का मान देख रहे हो ना, आर का मान इस यहाँ से देखिए MV/QVB। तो मैंने यही लिखा है इसके स्थान पर MV/QVB, और बटे में वी पहली है। तो आपने देखा होगा वी से वी कैंसिल हो रहा, इससे ये खत्म। क्या बचा? 2 पाई M/QVB, 2 पाई M/QVB। तो ये हो गया। एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा खुद निकाली है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपको नज़ला हो रहा, जुकाम हो रहा, खांसी हो रहा, कुछ भी हो रहा, पर आप मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मेहनत के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ निकाल के दी है। चूँकि हमें पता है n बराबर होता है 1/T। तो देखिए 1/T का मान, यानी कि ये उल्टा है तो उल्टा लिखो, QVB ऊपर लिख दो, 2 पाई M वो नीचे लिख दो, और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में जो कोई कण होता है उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्या आर बराबर होता है MV/QVB। अगर उसमें आवर्तकाल पूछा है तो आवर्तकाल टी बराबर मैंने निकाला। अगर उसमें एक क्वेश्चन में और जोड़ दे कि उसकी आवर्ती बताइए, तो एन को कहते हैं आवर्ती। आवर्ती होता है QV/2 पाई M। आई होप समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस फिजिक्स का, इस चैप्टर का सबसे आसान, यानी कि ये मानिए कि इससे आसान तो शायद आपको देखने को न मिले इस जन्म में। आपको 7 जन्म लेने पड़ जाएंगे अगर इसको आपने आज आपके इस साल छोड़ दिया अगला। चलिए पढ़ते हैं। तो का माना तो समांतर धारावाही चालक, यानी कि देखिए कोई चालक तार हैं वो भी समांतर हैं। तो देखिए पहले चालक तार देख लेते हैं। पहला चालक तार है PQ, दूसरा चालक तार है RS। ये समांतर है, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है? समान है। इनके दोनों निचलों के बीच की दूरी R है, तो आपको ऊपर के सिरों के बीच की दूरी भी आपको R ही नज़र आएगी, वो भी स्मॉल। अब इसमें धारा, यानी कि जो पहले चालक है इसमें धारा बनी है I1, दो दूसरा चालक तार है उसमें धारा बह रही है I2। तो चलिए पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। बल इसमें F क्यों इधर क्यों लगा, इधर को क्यों लगा। चलिए पहले पढ़ते हैं। ये लिखा है, माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS हैं जिनमें I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। माना इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। PQ तार के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए PQ तार के कारण, यानी कि इसके कारण इस पर हमारा बल लगा, यानी कि RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई। अब तीव्रता भी क्या गई, यानी कि B1 किसके कारण है? पहले चालक तार के कारण, तो इसलिए B1 μ0/2 पाई गुणा I1/R, यानी कि दूरी तो सेम रहेगी। I1 क्यों? इसमें जब धारा जैसे ही प्रवाहित करी तो इसलिए I1। अब आगे पढ़ते हैं। ये कहा तार RS के प्रति L लंबाई पर लगने वाला बल, यानी कि तार जो है RS के प्रति लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है I, कौन से? दूसरा चालक तार है तो इसके लिए धारा क्या लेंगे दोस्तों? I2। B1 इस पे किसके कारण उत्पन्न हुई? पहले तार के कारण। पहले तार पर चुंबकीय क्षेत्र कितना था? B1 और स्मॉल l इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे? समांतर। और लंबवत कैसे पता चलेगी? यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का बनेगा। कितने बनेगा? 90। चाहे इधर बनाओ या आप इधर बनाओ, तो कितना बना? 90 डिग्री। जैसे साइन 90 का मान रखेंगे 1, तो इसका मतलब ये चीज़ बच जाएंगी आपके पास I1 B1 L1। तो I1 तो ये रही, B1 का वैल्यू आप देख रहे होंगे μ0/2 पाई गुणा I1 इंटू R। तो मैंने ये मान रख दिया है पूरा, और L आपका ऐसी है। अब L कहाँ है? गुणा में। गुणा की चीज़ कहाँ पहुँचेगी? भाग में। भाग में कहाँ? जब बराबर के बाद जो अक्षर मिलेगा, जो इसे उठा कर लाओ, F मिला, F के नीचे आ गया, तो आ गया जो चीज़ बची भाई μ0/2 पाई, ये रहा धारा I1 I2 एक साथ लिखी, I1 गुणा I2 बटे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? R। और यही इसका फॉर्मूला आ जाएगा इनके F/L। तो यही लिख रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है इसमें
कि सिद्ध कीजिए कि एकांक चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ये है। तो ध्यान रखना, एकांक का मतलब इसी की बात कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, इसी की बात कर रहा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। इसी चैप्टर में बस इतना ही, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी था मैंने आपको कोशिश की है सब कुछ कवर कराने की और कम से कम शब्दों में। तो ओके गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।